दोस्तों आज इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नया फ्लैट परचेस करने के कुछ टिप्स। अगर आप नागपुर शहर में तो ज़्यादा ही टिप्स आपके काम आ सकती है, क्योंकि मैं भी नागपुर से हूं, तो यहाँ की रिसर्च के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ डिटेल्स। नागपुर शहर में की इन्वेस्टमेंट के वर्दी एरियाज जो हैं वो आपको देख लेना चाहिए, जैसे हाई डिमांड बुकिंग एरियाज जहाँ पे अभी चल रहा है, बूम चल रही है, जो वर्धा रोड पे है, मनीष नगर में, बिरसा बिलतरोड़ी में कुछ है ना, पिंपला फाटा वगैरह एरिया है। अमरावती रोड भी धीरे धीरे और डेवलप होने लगा है ना। इसी तरह से कामठी रोड, काटोल रोड, सावनेर तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, कोराड़ी वाला एरिया है ना, गोदनी रोड, जिंगाबाई टाकली वाला एरिया, यहाँ सब जगह ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आजकल चालू है। तो इस तरह के हाई डिमांड वाले एरियाज को देखते हुए अगर आप चूज करोगे तो शायद थोड़ा सा आपको बेहतर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि डेवलपिंग एरिया है, बहुत जल्दी यहाँ के फ्लैट के रेट भी बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट भी डेवलप हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सही है। और अगर घर लेते हो तो बहुत फ्यूचर में आप जाके रीसेल करना चाहोगे तो उसके हिसाब से भी सही है। नागपुर में बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं और अफोर्डेबल रेट्स हैं और जो लग्जरी के रेट्स हैं, इन सभी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी के रेट्स का जनरल आइडिया आपको पहले से ले लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है ना, जो एक लो सेगमेंट वाले फ्लैट के रेट्स होते हैं, जो थोड़े कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, एरिया थोड़ा सा अंदर अंदर तरफ में होता है, जहाँ पे फैसिलिटीज कम होती है, मार्केट से दूर होता है, उसका प्राइस काफी कम होता है। उसके थोड़े से ऊपर थोड़े से अफोर्डेबल फ्लैट होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, जो थोड़े से मार्केट के या तो करीब होंगे या फिर किसी डिसेंट टाइप के एरिया में होंगे, जहां पर आसपास में आपको मार्केट तो मिलेगा, थोड़ी सी गवर्नमेंट की फैसिलिटी थोड़ी लैग करेगी, रोड थोड़े से शायद छोटे छोटे होंगे, वो भी चल जाता है मोस्टली, वो अफोर्डेबल रेट में होंगे। कभी कभी वो वाले अफोर्डेबल रेट वाले फ्लैट थोड़े और महंगे दे दिए जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो वो आपको देखना है कि ज्यादातर मार्केट में 3-4 प्रकार के आप फ्लैट देख लो और आप कंबाइन करके देखो कि बेंचमार्क क्या चल रहा है रेट्स का। ये रेट्स जानने के लिए और एक लोकेशन समझने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही बस फ्लैट ढूंढा और इंटरनेट पे ढूंढा और चले गए ब्रोकर से बात करने या बिल्डर से बात करने, तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो प्राइजेस आपको बताएंगे उनको आपको बेंचमार्क से कंपेयर करते नहीं आने वाला। फिर क्या होता है ना कि अगर आपको प्राइसिंग का आइडिया थोड़ा सा पहले से ही होगा तो वो जब प्राइस बताएंगे तो आप जान सकोगे कि वे ज्यादा महंगा बता रहे हैं या सस्ता बता रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से आपको जज करते आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। इस प्राइसिंग और लोकेशन की बात को समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टिप्स के बारे में। सबसे पहले आइडियल बजट आप अपना सोच लीजिए और अपनी एक्सपेक्टेशन से उसको कंपेयर कर लीजिए। अपना एक बजट अगर आपने बनाया कि 30-40 लाख में आपको एक फ्लैट चाहिए, तो बहुत कम लोकेशंस में वो फ्लैट्स अवेलेबल होंगे, कि जैसे जैसे रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के बाद तो और ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उस प्राइस में ना बहुत कम ऑप्शन है। रीसेल के फ्लैट तो अक्सर मिल जाते हैं 30-40 लाख में, कुछ छोटे होते हैं 1 BHK 2 BHK, कहीं कहीं 2.5 BHK है ना, इस तरह की जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको शायद मिल जाएंगे। और अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन में देख रहे हो तो ऐसा दूर वाला कोई एरिया मिलेगा जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होगा, कच्चे रास्ते होंगे या फिर छोटे छोटे रोड्स होंगे। वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ सैंक्शन करके रखा होगा, NIT का चौड़ा चौड़ा रास्ता बनेगा, वो बाद में बनता भी है। ऐसे मनीष नगर में भी जो बूमिंग एरिया है, बहुत ज्यादा हाई डिमांड एरिया है, वहां पर भी पहले बहुत पतले रास्ते थे, बाद में गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे रोड्स बना दिए हैं, तो बन जाते हैं बाद में। लेकिन आप देख लो कि आपके जो आइडियल बजट है वो क्या है। 30-40 लाख के बजट में बहुत दूर के एरिया में छोटे फ्लैट्स मिलेंगे। अगर आप 50-60 लाख रुपए का बजट लेकर चलोगे तो डिसेंट एरिया में डिसेंट साइज के अच्छे खासे फ्लैट मिल जाएंगे। अगर आपको और ज्यादा बजट है 70-80 लाख का, तो थोड़े और अच्छे एरिया में अच्छे फ्लैट्स मिल सकते हैं। 1 CR या उससे ज्यादा का बजट अगर आप रखते हो तो आपको अच्छी अमेनिटीज, अच्छी सोसाइटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, फ्लैट काफी फर्निश्ड होगा, अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होगा, अच्छा एरिया भी होगा, वो सब चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकोगे। तो ये सारा चीजें आपको पहले से देखना है कि आपको लोकेशन कैसी चाहिए, अमेनिटीज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट आसपास क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपका बजट कैसा हो। ठीक है, इसके बाद में जब आप प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हो तो उसके बारे में आपको बहुत सी चीजें और पूछ लेनी है बिल्डर से, जैसे कि उसका कारपेट एरिया आप चेक कर लो, पूछ भी लो। उसके बाद में एक्स्ट्रा स्पेस बाहर कितना रखा जाता है, दरवाजे के बाहर। फ्लैट के अंदर का स्पेस तो आप देख लोगे, दरवाजे के बाहर का स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब फ्लैट में अंदर और बाहर होते रहोगे दिन भर रोज, तो आपको कन्वीनियंस होना चाहिए। कई बार चप्पल जूते रखने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है, वहां पर तुलसी रहती है, कई बार वहां पर आपको आने जाने के लिए रास्ता होने के अलावा अपने जो फर्नीचर घर के अंदर लाना होता है उसके हिसाब से भी कन्वीनियंस चाहिए होता है। जब घर में गेस्ट आते हैं तो भी आपको थोड़ा स्पेशियस फील वहां पर चाहिए होता है। एकदम ही कंजेस्टेड एरिया तो नहीं है, वो सब देख लो। अगर वैसा कंजेस्टेड भी है तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस कम है या वहां पे भी प्राइस ज्यादा दी है, वो भी आप कंपेयर कर लो। इसके अलावा घर का मेन डोर जो है वो कितना बड़ा है, कैसा है, एयर और लाइट के सोर्सेस कैसे हैं, मतलब हवा अंदर बाहर होने के लिए कितनी जगह दी गई है आगे से और पीछे से। इसके अलावा लाइट्स कितने अच्छे से आ पाते हैं, डे लाइट में आपको बल्ब लगाने की जरूरत पड़ती है नहीं, वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं, वो सब चीजें भी आप देख लो। बाद में आप देखो कि लोकेशन क्या है और नियर बाय फैसिलिटीज क्या है। मतलब
ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो आपने पता कर ली, ढूंढ ली, देख ली। अब उसको उस लोकेशन के हिसाब से कंपेयर करना है जो मैं पहले बता रहा था। और हाँ, नियर बाय फैसिलिटीज क्या क्या है, मार्केट कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, पुलिस स्टेशन कितना दूर है, वहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है, क्योंकि भले आपके पास गाड़ी हो, कभी जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा, वहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले आते जाते रहते हैं या नहीं, ई रिक्शा वाले आते रहते हैं या नहीं, मेट्रो वहाँ से कितनी दूर है, मेट्रो स्टेशन, ये सब चीज़ें आप देख लो। इसके बाद में आप डेवलपमेंट हिस्ट्री देखो इस लोकेशन की, मतलब जहां पर आप फ्लैट देख रहे हो उस एरिया में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिसेंटली बनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कई साल पहले बनी थी, क्या वो बहुत टाइम से वीराना पड़ा हुआ एरिया है जहाँ पे बातें हो रही थी कि बड़ा बड़ा डेवलपमेंट होगा पर अभी तक हुआ नहीं, या वो रिसेंटली डेवलपमेंट होने लगा है और बहुत सारा तेजी से बूम करने लगा है। वो सब चीज़ें आप देखो और उसके हिसाब से आप फिर कैलकुलेट करो कि प्राइसिंग इसकी कितनी ज़्यादा या कम होनी चाहिए। इसके बाद में आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है सेलर कंपनी का, उनकी रेरा डिटेल्स वगैरह भी देख लो, बिल्डर के भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है, उनके भी रेरा डिटेल्स देखनी जरूरी है। अगर 9 से ज्यादा फ्लैट्स है किसी की तो बिल्डर के पास रेरा होना ही चाहिए। और जो सेल कर रही है वो मार्केटिंग कंपनी अक्सर अलग होती है, उनसे भी पूछ लो उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम और किया हुआ है, कहीं वो जो बड़े बड़े वादे आपसे कर रहे हैं बिल्डर के बिहाफ पर वो सही है या गलत, वो आपको पता होना जरूरी है। अक्सर बनाने वाला कुछ कमियां छोड़ देता है और मार्केटिंग वाले वो कमियां छुपा देते हैं, तो उन चीजों के लिए आपको थोड़ा शार्प माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके और आपका कोई फायदा ना उठा सके। इसके बाद आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी पूरी चेन देखिए कि प्लॉट जिस पर वो प्रॉपर्टी बन रही है उसका जो न्यू ओनर है वो आपका बिल्डर है या वो आपकी सेलर कंपनी है। अगर बिल्डर है तो उसके बारे में डिटेल निकालिए, उनके ऑफिस पूछिए, भले ही आप डील मार्केटिंग कंपनी के साथ ही करेंगे ठीक है, लेकिन आपको बिल्डर की डिटेल पता होने का अधिकार है और आपको उनका ऑफिस जाके विजिट करने का भी अधिकार है, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। उसके बाद में आप बाकी की डिस्कशन और डील मार्केटिंग टीम से वापस कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डर के पहले या सेलर कंपनी के पहले उसका ओनर कौन था, वो प्रॉपर्टी जिनसे परचेस की गई है उनसे जो परचेस होता है ना, वो सब कुछ चीजें मास्टर फाइल में होते हैं। वो मास्टर फाइल आपको देखनी हो तो वो आपको उनके ऑफिस में दिखा सकते हैं, कोई छुपा नहीं सकता अगर आपने मांगी तो। इसके बाद आपको देखना है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है और फ्लैट का स्ट्रक्चर मैप गवर्नमेंट अप्रूव जो होता है वो भी बुलवा लीजिए कि फ्लैट बन रहा है तो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। फ्लैट जो है वो मैप के अकॉर्डिंग ही बने तो अच्छा है, वरना इलीगल कंस्ट्रक्शन में आपको बाद में तकलीफ हो सकती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के वक्त, स्पेशली जब रजिस्ट्रेशन ना हो किसी पर्टिकुलर बिल्डर का, छोटा फ्लैट वो बना रहा हो, तो ये ऐसी गलतियां वो कर देते हैं कभी जानबूझ के कभी अनजाने में, तो वो देख लो। फायर फाइटर और फायर डिपार्टमेंट के अप्रूवल भी देख लो। जब लंबे टावर में आप फ्लैट लेते हो 10-15 फ्लोर्स हैं, 50 फ्लोर्स हैं, उस हिसाब से जब आप लेते हो तो फायर फाइटर जो है वो डिपार्टमेंट अलग होता है और वो लोग जो अप्रूवल दे देते हैं तो आपको भी थोड़ी सेफ्टी होती है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो वो चेक कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, तो प्रोफेशनली उनका सर्टिफाई करना या उनका अप्रूवल देना बहुत ज़रूरी है। अपार्टमेंट्स कितने बिक चुके और कितने खाली है वो भी देख लीजिए, कितना पुराना अपार्टमेंट है और कितने फ्लैट्स खाली है, उससे समझ में आ जाता है कि बाकी लोगों ने इसको रिजेक्ट किया या बहुत जल्दी जल्दी ये बिकने लगा। कई बार बिल्डर बोलता है कि बहुत जल्दी सारे अपार्टमेंट बिक गए हैं, थोड़े से ही बचे, तो वो झूठे या सच है आपको पता चल जाएगा अगर आप वहाँ पे पोजीशन देखने जाओ या फिर ओनरशिप समझने जाओ। जिन्होंने अगर परचेस कर लिया तो कहीं ना कहीं बोर्ड में उनका नाम तो लिखा होगा ना कि इसके ओनर कौन है ना, तो वो सब चीज़ें आप देख लो। इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि पहला फ्लैट पोजीशन यहाँ पर कब दिया गया था और आज कौन सी डेट है। अगर 2-3 साल पहले पहला फ्लैट पोजीशन दिया गया था इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, तो इतना टाइम कैसे लग गया पूरे फ्लैट खत्म होने में, अगर ये हाई डिमांड है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डाउट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग होगी तो कैसा फ्लैट के नेगोशिएशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ने चाहिए। अब जैसे अगर आप एक बिल्डिंग में ले रहे हो फ्लैट, वहाँ पर 3 साल पहले पहला फ्लैट पोजीशन हुआ था, मतलब लोगों ने वहाँ से उस बिल्डिंग को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब कॉमनली पूरे के पूरे जितने भी फ्लैट्स उस बिल्डिंग में होते हैं सबके यूज़ करने के लिए वो है, लेकिन कम फ्लैट बिके तो कम ही लोगों ने पूरा यूज़ करके उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़राब किया और मेंटेनेंस बिल्डिंग का उतना ज़्यादा हो नहीं रहा होगा। तो अब अगर आप उस बिल्डिंग में फ्लैट परचेस करते हो तो आप फ्लैट के लिए पैसा दे रहे हो, पर जो एक्स्ट्रा अम्यूनिटीज है वो तो थोड़ी यूज़ हो गई ना, थोड़ी सी रफ हो गई, तो उसके हिसाब से नेगोशिएशन होना चाहिए। फ्रेश फ्लैट का प्राइस आपको नहीं देना चाहिए। डीड ऑफ अपार्टमेंट भी फ्लैट में ले लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपने बिल्डर से डीड ऑफ अपार्टमेंट पहले से ही डिस्कस करके ले लो ताकि आपको भी एश्योरेंस रहे कि सब कुछ प्रॉपरली और लीगली और ऑफिशियली हो रहा है, कोई चीज़ यहाँ पर अनएथिकल नहीं हो रही। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इसका देख लो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आता है जो जैसे बन जाता है और पोजीशन देना चालू हो जाता है तो वहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ओसी बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होता है। वो सब चीज़ें आप परचेस करने के पहले और रेडी पोजीशन फ्लैट में ज़रूर देखो। लोन अप्रूवल भी देख लो, बैंक के क्लियरेंस कितने अच्छे से हो जाते हैं, उनके ऑडिटर के क्लियरेंसेस जो होते हैं ना वो सब चेक करके ले लो, क्योंकि क्या होता है जब बैंक इन सबको लोन देने के पहले वेरिफिकेशंस करवाती है लॉयर्स वगैरह के थ्रू और इंस्पेक्टर्स के थ्रू, वो सब चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और थॉरो होती है। अगर आप अच्छे से चेक नहीं कर सकते सारी डिटेल तो बैंक चेक करेंगे। अगर आप लोन नहीं लेने वाले हैं तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, आप थोड़ा सा अमाउंट का तो भी लोन ले लो और बाद में प्री क्लोजर बाद में भले ही कर लें, लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा कि बैंक उस चीज़ को चेक करके आपके थ्रू और आपके बिहाफ पर सब कुछ कंफर्म करे कि सब कुछ ठीक है।
एक चीज़ देखनी है कि बिल्डर ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं लेके रखा। पता चला कि आपके नाम पर बिल्डिंग तो है नहीं, वैसे भी एक छोटा सा अपार्टमेंट आपका, बिल्डिंग के फ्लैट के अलावा आपका प्रॉपर्टी शेयरिंग जो है, लैंड शेयरिंग जो है वो है छोटा सा परसेंटेज। तो लेकिन वो लैंड ही अगर बैंक के पास में लोन लेकर रखा होगा बैंक ने, बिल्डर ने, तो क्या होगा कि आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो पहले वो देख लो कि बिल्डर ने कोई लोन तो लेकर नहीं रखा है। मोस्टली जिस बैंक में बिल्डर पेमेंट लेता है ना, उसी बैंक में उनका लोन होगा। अगर होना होगा तो आप चाहो तो उस बैंक में जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। इसके अलावा सोसाइटी का जो मंथली और हाफ ईयरली मेंटेनेंस अमाउंट है और रूल्स हैं, प्री डिस्क्राइब फाइन्स है, वो सब भी आप चेक कर लो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वहाँ रहने वाले हो और सोसाइटी के साथ में जो नॉर्म्स है वो आपको नहीं अगर अच्छे लगने, तो आपको बाद में तकलीफ होने से अच्छा पहले से सब कुछ कंफर्म करके रख लो। इसके अलावा हो सके तो नेबरहुड में जो आपका फ्लैट ओनर रहेगा, जिसने पहले से फ्लैट लेके रखा है, उसको देख लो वो कितना फ्रेंडली है या कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग करने वाला ट्रबलसम पर्सन है। वो सब चीज़ें देख लो तो पहले अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप रहने जाओ और आजू बाजू वाले लोगों के साथ में आपका हमेशा झगड़ा ही होता रहेगा, तो आपको बाद में बहुत परेशानी होगी, पछतावा भी होगा, फिर अचानक से इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसका मूड आपका खराब हो जाएगा। बेहतर है कि पहले से आप चेक कर लो कि कौन आपके आजू बाजू में रहता है। वैसे ये हर बार पॉसिबल तो नहीं होता, बट जिसके लिए पॉसिबल है वो चेक करे तो बहुत अच्छा। इसके अलावा पार्किंग स्पेस चेक करना, और जो वॉल कंपाउंड है पूरे अपार्टमेंट को कवर किए हुए वो बहुत सिक्योर है और प्रॉपरली क्लोज है कि नहीं वो जरूर देख लो। पार्किंग स्पेस के अलावा गेट से एंट्री कितनी ईजी और कितनी नहीं है वो भी जरूर देख लो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बड़ी पार्किंग देख के ले तो लिया, बट एंट्री एग्जिट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, कंजस्टेड हो जाती है, तो वो जरूर देख लेना। सिक्योरिटी गार्ड फैसिलिटी भी देखो, शिफ्ट टाइमिंग्स देखो, मंथली पेमेंट वो कितना लेता है सोसाइटी से वो भी देख लो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है सिक्योरिटी के ऊपर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मीटर मल्टीपल फेजेस है या नहीं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो सब चीज़ें चेक कर लो, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी की भी और फ्लैट्स की भी। लिफ्ट क्वालिटी चेक कर लो कौन सी कंपनी की है, उसमें पावर बैकअप है या नहीं वो भी देख लो, क्योंकि अगर आप रास्ते में कभी फंस गए ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए लिफ्ट में पावर फेलियर की वजह से, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत से फ्लैट्स में होता है जो बाद में जाकर के पावर बैकअप भी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि पावर बैकअप एक टाइम के बाद मेंटेन नहीं किया जाता। 5-6 बैटरीज होती है, एक भी बैटरी डेड हो गई तो पावर बैकअप बंद हो जाता है। तो वो सब चीज़ें पहले देख लो। और जो मंथली मेंटेनेंस या एनुअल मेंटेनेंस लेते हैं सोसाइटी वाले, उनसे पूछ लो कि पावर बैकअप और यूपीएस के लिए एक्स्ट्रा मेंटेनेंस पैसा लिया जाता है या कैसे किया जाता है उसको, क्योंकि आपको अश्योरेंस तो चाहिए। एनएमसी का वाटर कनेक्शन और ग्राउंड वाटर टैंक की क्वालिटी और साइज भी चेक कर लो कि वो प्रॉपर है या नहीं है। एनएमसी का पानी जब आता है किसी बिल्डिंग में तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर एक होता है वाटर टैंक, वहाँ से मोटर के थ्रू चलाया जाता है ओवरहेड टैंक में, यानी बिल्डिंग के टेरेस वाले टैंक पर, वहाँ से फिर आपके घर के नलों में आता है। तो वो सब चीज़ें आप चेक कर लो, वाटर कनेक्शन है या नहीं एनएमसी का, और ग्राउंड वाटर का टैंक जो है वो कैसा है, बड़ा है छोटा है। टेरेस भी आप जाकर देख लो वहाँ का वाटर टैंक मेंटेनेंस होता है कि नहीं, स्केड्यूल कैसा है मेंटेनेंस का, उसकी टैंक की स्टेटस आप खुद ही चेक कर लो, बराबर क्लीन किया हुआ है या पहले बहुत गंदा पड़ा हुआ है, वो सब जरूर देख लो। सीपेज के साइंस ढूंढ लो, बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप ऑलरेडी होना शुरू तो नहीं हो गए हैं, पानी कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है दीवारों में किसी फ्लैट में। 2-3 फ्लैट चेक करोगे एक बिल्डिंग के तो आपको समझ में आ जाएगा, और खास करके कॉर्नर वाले फ्लैट चेक करना। इमरजेंसी एग्जिट भी चेक करो, बिल्डिंग में अगर कभी आग लग जाए, कोई और डिजास्टर हो जाए, तो आप एक सीढ़ी या एक लिफ्ट के अलावा कोई और एग्जिट भी है क्या नहीं, खास करके बड़ी बिल्डिंग में, वो आपको जरूर देखना चाहिए। स्पेसेस कितने हैं एसी कंप्रेसर लगाने के बालकनी में, वो भी देख लो, क्योंकि अक्सर बालकनी के अंदर आप लगा देते हो एसी कंप्रेसर, पूरी गर्म हवा बालकनी में आती है, फिर आपकी बालकनी ज़्यादातर आपके किसी काम की नहीं रह जाती। तो अगर बिल्डिंग में पीछे की तरफ बालकनी के अलावा कहीं स्पेस मिल रहा है एसी कनेक्शन के लिए तो बहुत अच्छा होगा, उस चीज़ को आप देख लो। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप एक एडवोकेट को हायर कर सकते हैं सर्च रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन जैसे कामों के लिए, सिमिलर टू व्हाट द बैंक डज, बैंक वाले भी वही करते हैं। और बिल्डर की मास्टर फाइल जरूर ले लो एडवोकेट को दिखाने के लिए। अगर आपको ये टिप्स अगर हमारी समझ में आई और अच्छी लगी, या आपको हमारी और भी कोई टिप्स चाहिए है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके हमें अपने इस वीडियो के लिए फीडबैक बताओ, या आपकी कोई क्वेरीज हो गई तो वो भी कमेंट में पूछ लो। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नागपुर में कोई प्रॉपर्टी परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको उसको ढूंढने में हमारी कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे पास में बहुत से कॉन्टैक्ट हैं जो आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं, अच्छे रेट्स पर दिलवा सकते हैं, कुछ नेगोशिएशन में हेल्प कर सकते हैं, फ्लैट्स, प्लॉट्स, रेंटेड प्रॉपर्टीज़, सब कुछ के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उस नंबर पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उस पर कॉन्टैक्ट करके या तो व्हाट्सएप पर या कॉल पर आप हमसे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।